नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में सियासी दलों ने गोलबंदी तेज कर दी है। बीजेपी की कोशिश 2014, 17, 19 की तरह 2022 में जाट वोटर्स को फिर से मिलाना है और पिछले 3 चुनावों में जाट वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में खुलकर मतदान किया था, लेकिन किसान आंदोलन के कारण जाट समुदाय के अंदर नाराजगी है और बीजेपी इस बात को भलीभांति जानती भी है कि अगर पश्चिमी यूपी के 17% जाट वोटर दूर हो गए तो फिर सत्ता तक पहुंचने में काफी मुश्किलें होने वाली हैं और इसीलिए अब जाट वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी आला कमान एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले अमित शाह कैराना जाकर पलायन के मुद्दे को उछालते हैं और अब दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक करते हैं और इन सियासी संकेतों को समझें तो बीजेपी फिर से उसी फॉर्मूले को आधार बनाने जा रही है जिसके साथ बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में विरोधियों को चित किया था। आज दिल्ली में बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा की घर पर जाट नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक में अमित शाह, संजीव बालियाल, सत्यपाल मलिक मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण को साधने को लेकर के चर्चा की गई। वहीं जाट समुदाय के अंदर मौजूद नाराजगी को दूर करने की बात भी की गई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच गठबंधन को कैसे काउंटर किया जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कृषि कानून वापस लेने के बाद भी अब तक जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है और क्या अमित शाह जो जाटों को साधने के लिए रणनीति बना रहे हैं उससे क्या बीजेपी से फिर से पश्चिमी यूपी में जाटों को साध करके सत्ता तक पहुंच पाएगी? दरअसल दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद जाट नेताओं का क्या कुछ कहना है, जरा वो आप सुनिए। पशु वाले कुछ वे थे तो हमने कुछ अपनी योजना इनको बताई, हुई तो थी, कुछ कमी थी, तो आज हमारी उस कमी को पूरा इन्होंने कर दिया। मैंने कहा आपका मान सम्मान और जो भी आपकी मांग है सब मानी जाएंगी। हाँ, मांग रखी गई थी आप लोगों की? हमने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की उपाधि और जो हमारे जितनी हमारी संख्या उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए और उस सेंटर में आरक्षण चाहिए। मंत्री जी ने किसान का उत्थान, नौजवान के लिए काम, क्षेत्र का विकास, भारत की सुरक्षा, समाज का उत्थान, इस विषय पे पूरा भरोसा दिया है और जो सरकार जनता के हित में नीतियां लागू करना है उनको तीव्रता के साथ लागू करेंगे। गृहमंत्री जी के सामने जाट समाज ने कुछ मांगे रखी थी। एक तो जाट आरक्षण का जो मुद्दा पीछे छुटा हुआ था उसके लिए कहा है। दूसरा क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आपकी कोई निराश नहीं किया जाएगा। हाँ, तो फिर से मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। पूरा जाट समाज खुले मन से वोट करेगा। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे नेता है। हम 6 की 6 सीटें जैसे पिछली बार थी 2017 में, इस बार भी हम जीत कर आएंगे। गृह मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई है वो जाट आरक्षण की समस्या है, जो लोगों ने भिन्न तरीके से रखी हैं और उस पर गृह मंत्री जी ने ये सबको आश्वासन दिया है कि आप प्रदेश में साथ दो और प्रदेश में जो है आप सरकार बनाओ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की। जो समीकरण है जरा वो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए और समझिए। पश्चिमी यूपी में 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है और 120 विधानसभा और 18 लोकसभा सीट पर जाट वोट बैंक का असर नजर आता है। 30 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बैंक निर्णायक स्थिति में है। और ये आप लगातार ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं पूरी स्थिति और समीकरण समझना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश ठाकुर कार्यक्रम में है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता वरुण शंकर शुक्ला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी से नेता आगा यूनुस साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है। यूनुस साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में रोहित अग्रवाल जी आपसे ही कर रहा हूं। ये मौजूदा वक्त में जो समीकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है और इस बैठक के जरिए कोशिश ये की जाती है कि आप जो
किसानों का जो आंदोलन हुआ उसके जो साइड इफेक्ट नजर आए थे, बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होने की संभावनाएं थी। लेकिन क्या अब जो मान मनव्वल की कोशिशें चल रही हैं, जाट समुदाय के बड़े दिग्गज नेताओं को बैठक में शामिल किया गया और उनकी तरफ से भी अपनी बातों में बीजेपी को समर्थन देने की बात कही गई है, क्या आपको नजर आता है कि ये पूरे खेल को बदल देगा? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और मैं आपको बताऊं, आज गणतंत्र दिवस है और संविधान का दिवस है, और किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक जातिगत सम्मेलन किया जा रहा है और चुनाव आयोग गहरी नींद में सो रहा है। मैं मांग करूंगा चुनाव आयोग से कि संज्ञान ले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान एक जातिगत सम्मेलन करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तो कहा करती थी ये जाति के नाम पे राजनीति नहीं करती, ये तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। ये तो एक्सपोज हो गया आज एक्सपोज हो गया आपके सामने कि जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और जाति और धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अगर पिछले 5 सालों में कोई काम कर लिया होता ना, तो आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इनको ये सब जो कर रहे हैं ये करना ना पड़ता। बाकी मैं बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जब से गठबंधन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है और ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। आप देखिए, स्थिति है कि गठबंधन के कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस होने के बाद गृह मंत्री वहां पे घर घर घूम रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय हैं, जो देश के भारतीय जनता पार्टी के 2 ही सबसे बड़े चेहरे हैं, उसमें से एक अगर गृह मंत्री की घर घर उनको घूमना पड़ रहा है, तो आप खुद स्थिति समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी। मुख्यमंत्री जी घर घर घूम रहे हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, उनको पलायन याद आने लगता है। पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को गन्ना याद है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को याद है वो 14 दिन में भुगतान का वादा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किया गया था 2014 और 2017 में, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 16,000 करोड़ रुपए आज भी गन्ना किसानों का बकाया है। तो जनता को याद है कि किस तरीके से आपने माननीय जयंत चौधरी के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया था जब वो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने गए थे, उनकी हत्या। अच्छा, आज की इस बैठक में एक बात कही गई है कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुन लिया, जयंत चौधरी गलत घर में चले गए हैं। अगर वो सही घर में आते तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती। तो ये जो रास्ता गलत चुन लिया गया है, क्या सही रास्ते पर आने की कोशिश होगी क्या? माननीय जयंत चौधरी जी की 3 पीढ़ियां पिछली किसान की सेवा में तत्पर हैं। पिछले 3 पीढ़ियों से, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, चाहे माननीय जयंत चौधरी जी रहे हों, ये लोग किसानों की सेवा के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर 1 साल तक आप किसानों को आंदोलन करने देते हो और किसानों की मांगे नहीं मानते हो, तो आपका घर कैसे ठीक है? आप मुझे बताइए, 700 किसानों की शहादत हो जाती है और आप तमाशा देखते रहते हो, है ना? तब आप मुझे बताइए कि इनका घर कैसे ठीक है? लखीमपुर के अंदर किसानों को इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा रौंद देता है। उस गृह राज्य मंत्री के साथ प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और इनके मुख्यमंत्री मंच शेयर कर रहे हैं। आज भी वो अपनी कुर्सी के ऊपर पूरी तरीके से सुशोभित है। तो इनका घर कैसे ठीक है? हम कैसे मान लें कि ये किसान हितैषी हैं? क्या इन्होंने गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किया? क्या इन्होंने गन्ना किसानों को 1 रुपए भी ब्याज देने का काम किया कि अगर 14 दिन में भुगतान नहीं करेंगे तो जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि 14 दिन में अगर आप भुगतान नहीं कर पाएंगे तो आप ब्याज देने का काम करेंगे? नहीं सर, सवाल तो यहाँ पर अगर गन्ना किसानों का आप कर रहे हैं तो सवाल तो ये भी उठता है कि इससे पहले जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान था, क्या उन्होंने जारी कर दिया था? उन्होंने भुगतान कर दिया था क्या? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उस समय 95 रुपए गन्ना किसानों को बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। भुगतान हुआ था, पर खैर मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि जब जमीन है, नहीं, अगर आपको प्रवक्ता की तरह बिहेव करना है तो मैं आपको नहीं, मैं तो अगर सवाल पूछूंगा आपको अगर प्रवक्ता की तरह लगता है सर, आप बताइए कि मैं, हाँ नहीं, आप जो बताएंगे वो सवाल कर दूं। मुझे आपके पैनल पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो आप क्या प्रवक्ता की तरह का? सर, आपसे मेरे को सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो बात अलग है। मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आपको अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो वो बात अलग है। हाँ, मैं तो सिर्फ वही सवाल कर रहा हूं जो लोगों के मन में है। मैं तो वही सवाल कर रहा हूं। सर, आपको बड़ा बुरा लग रहा है। दिक्कत क्या होती है ना सर, आप एंकर्स के साथ भिड़ना शुरू कर देते हैं। आपको जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए ना। आपको मेरे से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप जनता के सामने प्रेजेंट कीजिए कि आपको क्या, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपने किसके साथ गठबंधन किया है। मेरे से बहस करके कोई फायदा नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर आपसे सवाल को कर रहा हूं तो आप जवाब दे दीजिए। आपको उसमें आपत्ति नजर आती है, जवाब दीजिए। मैं दूं जवाब दूं? मैं तो पूछ रहा हूं तब से। पूछ लो, आराम से पूछ लो। नहीं, मैं तो पूछ लिया, आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो अगर आपको गोलमोल करना है तो बात अलग है। तो आप सुनिए, देखिए, दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका सामान
10 रुपए का है, या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय 1.5 गुना करने का वादा किया था ना, और आज हम कहां हैं? 2022 जनवरी में हैं, और 2022 में इन्होंने 2 गुना करने का वादा किया था। क्या किसान की आय 2 गुनी हुई? ईमानदारी से बताइए आप। नहीं हुई ना किसान की आय 2 गुनी। तो जो सामान जिसका जितने का है, अगर उतने का रेट उसको नहीं दे रहे हो, पिछले 5 साल में आपने कुल 35 रुपए बढ़ाने का काम किया है, जिसमें से 25 रुपए आपने चुनाव से ठीक 3 महीने पहले बढ़ाए हैं अपनी हार को देखते हुए। तो हम कैसे आपको हितैषी मान लें, किसान हितैषी पार्टी कैसे मान लें, और कैसे आपके साथ चले जाएं? मुझे आप ही इसका जवाब दे दो। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। इन्होंने किसानों को रुलाने का काम किया है, ये आज जाट जाट कर रहे हैं। अरे जब जाट के बेटे को हाथरस की बेटी के लिए न्याय मांगने गया था, उसकी हत्या करने का प्रयास किया था, उसके ऊपर लाठी चलवाने का काम किया था, तब जाट नहीं याद आ रहा था। जब राकेश टिकैत जाट का बेटा आंसुओं से रो रहा था, उसके साथ षड्यंत्र करने का काम कर रहे थे, तब जाट नहीं याद आ रहा था। ठीक है। आज आपको जाट याद आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो इस तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश कर रही है और विधवा विलाप कर रही है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस विधवा विलाप में कोई जनता फंसने वाली नहीं है। अब आप हिंदू मुसलमान नहीं करा पाओगे। अब जनता समझ चुकी है कि हम कितना पीछे चले गए इन पिछले 5 सालों में। जनता को विकास चाहिए, मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। आज देखिए ना, आपके पैनल के ऊपर भाजपा प्रवक्ता नहीं है जवाब देने, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई बताओ 5 साल में क्या काम किया। 5 साल के काम गिनवा नहीं पाएंगे, तो वो आना ही बंद कर देते हैं पैनल पे आते ही नहीं है वो, डर के मारे, क्योंकि उनको क्या जवाब दे। देखिए, जो प्रवक्ता है वो भी हम में आप में से हैं, तो उनको पता है कि अब कहां तक झूठ बोले, तो थक गए हैं, तो अब आना ही बंद कर दिया चैनल के ऊपर। चलिए ठीक है, जनता तय करेगी खैर झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। मैं जरा इसमें आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ वरुण शंकर शुक्ला कार्यक्रम में है। वरुण जी, अब सवाल यह है कि जाट समाज को साधने के लिए जो अलग अलग राजनीतिक दलों की कोशिश है, अब इसमें आपने गठबंधन कर लिया, पश्चिमी यूपी के अंदर आरएलडी की तरफ से जो कैंडिडेट्स उतारे गए, अब उसमें से कुछ नेताओं की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि आप जाटों को उतना जो है नेतृत्व करने का उतना ज्यादा मौका नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ये मांग कर रहे हैं कि आपने आरएलडी को टिकट दे दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता इतने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने उनको मैदान में नहीं उतारा। तो नाराजगी वहां से क्या शुरू हो रही है? समाजवादी पार्टी के साथ हमारे खेमे में कोई नाराजगी नहीं है। जो असल में नाराजगी है जनता की, वो बीजेपी के खिलाफ है। आप देख लीजिए, बीजेपी ने जो प्रत्याशी डिक्लेयर किए हैं, वो आज गांव में जाने से डर रहे हैं। वो गांव में जाते हैं तो उनको भगाया जा रहा है, उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, गांव वाले अब सवाल पूछ रहे हैं। तो अब प्रत्याशी भी डरा हुआ है कि क्या मुंह लेकर हम किसानों के पास जाएं। वादे तो बड़े चौड़े चौड़े किए थे इन्होंने कि हम 15 दिन के अंदर सब भुगतान कर देंगे, सबकी आय डबल हो जाएगी। लेकिन अब किसान सवाल पूछ रहा है कि ये जो डीएपी का बोरा है, इसमें 5 किलो कौन खा गया? ये 1200 का जो बोरा हुआ करता था डीएपी, ये 1900 रुपए का। ये एमएसपी में हमें कब खरीद मिलेगी? ये गन्ना का भुगतान कब होगा? अब ये सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। तभी ना भाजपा का इधर प्रवक्ता है, ना कोई नेता है, और चुनाव तक ये कोई भी अहम मुद्दों पर कोई जवाब नहीं देगा। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो किसानों का कोई मुद्दा हो। किसान जो आज के समय में किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है, वो है उत्तर प्रदेश में। और क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा या समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी? देखिए, जो मुद्दे हैं वो है आवारा गौवंश, जिसके कारण किसान को रात भर ड्यूटी देनी पड़ती है अपनी खेती में कि किसी तरीके से अपना खेत बचाया जाए। उस पे किसी ने कोई भाजपा सरकार से बताइए क्या क्या प्रावधान दिया गया है? किसान सम्मान निधि दे देते हैं। अरे उसको खाली चाहिए कि आप चारों तरफ का तार दे देते आज, तो वो ज्यादा खुश हो जाता। अब जो 700 किसान भाइयों ने, नहीं देखिए ना सर, एक चीज तो देखिए सर, अब एक चीज जरा समझ लेते हैं। पिछले चुनाव के जो नतीजे थे, उसमें एक तरफा जो है वो जाट समुदाय की तरफ से जो अपना समर्थन था वो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, और इसकी वजह से पश्चिमी यूपी के अंदर बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी। आपको लग रहा है कि इस बार जो आपका वोट बैंक था आरएलडी के साथ, जिसका जो आपका जो गठबंधन है, क्या वो वापस से आपका वोट बैंक आपके पास आ पाएगा? इसके लिए क्या किया जा रहा है? मैं बताता हूं। देखिए, जब हमारा ये महापंचायत हुआ था ना मेरठ में, अलीगढ़ में, तो जो ये जन सैलाब उमड़ कर आया था, तब से भारतीय जनता पार्टी ना थर-थर कांपने लगी थी। इसको समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो बहुत बोल रहे थे कि ये किसान नहीं, ये आंदोलनकारी हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये गुंडे मवाली हैं। तब इनको कई शब्द बोले जा रहे थे, और तब से प्रधानमंत्री ने फिर अपना ही इनको
वो बोलते हैं ना थूक चाटना पड़ा, तो प्रधानमंत्री नहीं को देखिए, फिर वापस लेना पड़ा। शब्दों का चयन सही से सर, शब्दों का चयन सही से, हाँ, योगी जी ने गरिमामय तब से- तरीके से तब जनता से देख रही है और सुन अपनी- भी रही है आपको। हाँ ठीक है, योगी जी ने तब से आज तक क्या किसानों के लिए संवेदना व्यक्त की है? जो 700 किसान भाई, उसमें जाट भी थे, उसमें सब बिरादरी के लोग थे, क्या उनके लिए कुछ भी इन्होंने एक भी कहीं सिंपथी कहीं पे कहीं कुछ नहीं किया है? तो किसान भाई जो है, चाहे वो जाट समुदाय के हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, हाँ। हमारे छात्रों को देख लो किस तरीके से मारा जा रहा है, चाहे वो जाट के हो चाहे कोई हिंदू हो, छात्रों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, ऐसी संवेदनहीन सरकार तो किसी ने नहीं देखी। अरे मैं हर रोज देख रहा हूं वीडियो, ऐसे पिट रहे जैसे गुंडे हो। आप बताइए, जो पुलिस है अब वही गुंडे बनकर सबको मार रही है। तो ऐसे कुशासन से सब लोग मुक्ति चाहते हैं और भाजपा से सब नहीं मुक्ति सर, अगर चाहते आप हैं। पुलिस को गुंडा कह रहे हैं तो ये पुलिस व्यवस्था या ये पुलिस मैं में जो खुलेआम- कर्मी मैं है बोल रहा हूं, वो तो या- बाद में भी रहेंगे ना सर। देखिए, पुलिस को टारगेट नहीं करना चाहिए ना। देखिए नहीं करना इसमें चाहिए क्या हाँ, मतलब? हाँ, रात में 12 बजे आप हिंदू बिटिया को जला देते हैं, 12 बजे घुसकर किसी भी व्यापारी को मार देते हैं, क्या सबको दिख नहीं रहा? कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। क्या ये हकीकत सबको नहीं पता कि किसी का भी एनकाउंटर कर देंगे? ये ठोको नीति चल रही है, कहीं पे भी बुलडोजर चला देंगे। ये इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता है। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि बुलडोजर से आज डर जो लगता है पुलिस क्या? व्यवस्था है वो गुंडागर्दी वाली व्यवस्था है। ये जो गुंडा राज बुलडोजर को चल पुलिस रहा है उससे शासन- डर लगता है? किसको पुलिस से डर लगता है? बुलडोजर से, बुलडोजर जो चल रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे डर लगता है? बुलडोजर से हमें नहीं डर लगता है। हाँ। बुलडोजर से डर लगे भाई, जो चला रहे वो खुद पता है कि हाँ। इनके जो विधायक हैं, जो इनके दागी विधायक हैं, उन पे कभी बुलडोजर नहीं चलेगा, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। गलती से इन्हीं के अपने आदमी के ऊपर तो इन्होंने रेड डाल दी, तो 200 करोड़ आ गया छाप, उसको गिनने के लिए इनको मशीनें मंगानी पड़ी, उस पे चुप्पी साधे हुए हैं। भाई जो इनके जो दागी कार्यकर्ता है उनके ऊपर कब ये बुलडोजर चलेगा, कब कार्रवाई होगी, उस पे एकदम चुप्पी साधे हैं। लखीमपुर हत्याकांड में अभी तक टेनी महाराज का इस्तीफा नहीं हुआ है। ठीक है। आप मुझे बताइए इसका जवाब कौन देगा? चलिए। जवाबदेही कौन है? नहीं, जवाब देने के लिए इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और रोहित अग्रवाल जी बड़े दिल से आपको आज चाह रहे थे कि आप आए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई तो प्रवक्ता आए और जो सवालों का जवाब दे। तो आज सबसे पहले मैं जरा जल्दी से आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि आज ये जो हाई लेवल मीटिंग की गई है, बैठक में जाट नेताओं को शामिल किया गया है, आप सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस बैठक का मकसद क्या है? जाट नेताओं को उसमें शामिल किया गया, पश्चिमी यूपी को टारगेट करने के लिए क्या नई मंत्रणा चल रही है? देखिए, इसमें मंत्रणा जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव है और लोगों को जोड़ना है, लोगों से मिलना है, लोगों की बातों को सुनना है, समझना है। तो मीटिंग में प्रॉब्लम क्या है? हम समस्या तो ये है ना, मैं जो इतना थोड़ा बहुत सुन पाया, हाँ। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसमें हमारे मिलने से ही लोगों में खलबली मच गई। हाँ। अगर अमित शाह जी घर घूम रहे थे उसका क्या है? जी, जो घर घर घूम रहे थे, पर्चा बांट रहे थे, उसका क्या है? मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, अगर ये वाली डिबेट करनी है कि एक दूसरे के बीच में बोले, तो वो भी नहीं, करने में एक्सपर्ट। नहीं ठीक है, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताइए एक ना, एक करके। अरे जवाब दे दो भाई, हाँ नाराज नहीं मत, रोहित जी, नाराज मैं मत, तो हाँ नाराज मैं दस- मैं दस सवाल मिनट करूंगा, लेगा। मैं जवाब ले लूंगा। जब सरकार जाएगी सत्ता हाँ, से तब अब जरा नाराज सुन होना। लीजिए। अभी भाई जवाब दे दो। नहीं सरकार तो घर घर सत्ता पर्चा है। बांट रहे थे, उसका क्या सीन है? क्यों पर्चा बांटना? अपने कैंडिडेट नहीं, के लिए पर्चा पोस्टर बांटना बॉय- किसी नेता के लिए बुरी बात है? पोस्टर बॉय डर क्या? के मारे जब घर घर पर्चा बांटे तो बिल्कुल सवाल तो बनता क्यों? है ना। आपके नेता, आपके लोग यहाँ नेता घरों में बैठ करके प्रचार करते हैं, आपके यहाँ नेता कार्यकर्ताओं की तरह जमीन पे नहीं उतरते, आपके यहाँ लोग गाड़ियों से नहीं उतरते, हमारे यहाँ आपके नेताओं को घर घर प्रधानमंत्री हो, उतरना ही पड़ेगा चाहे ना। गृह मंत्री घर-घर हो, उतरना चाहे ही एक एक करके, एक एक करके सर, एक एक जरा सा करके, ये बताओ, एक एक करके। रोहित जी सुनिए ना, रोहित जी मैंने आपको मौका दिया, आपने एक समय तक आपने अपनी पूरी बात रखी है, लेकिन आप बीच में ऐसे ना बोले प्लीज। सर एक मिनट रुक तो जाइए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक एक करके बात होने दीजिए सर, एक एक करके बात आपस में होने। डिसाइड कर लीजिए रेट कि बढ़ाया सवाल जरा कौन बता करेगा दीजिए। और हाँ। जवाब कौन देगा। अच्छा आप नहीं करेंगे 5 क्या? साल में- जयंत चौधरी 5 नहीं साल उतरेंगे? जयंत चौधरी घर घर जाकर के पर्चा नहीं बांटेंगे क्या? भाजपा के प्रवक्ता से पूछ तो लेने दो, आप इतना अरे सर मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी समय देने दीजिए। आप अकेले नहीं है यहाँ पर, आप अकेले पैनल में नहीं है सर। रोहित अग्रवाल जी, ये देखिए संयमित तरीके से ना, बड़े देखिए पैनल के अंदर ना जब बाकी लोग भी होते हैं ना, तो बाकियों को भी बोलने का मौका देते हैं। बता रहे थे अभी वो हर तरीके की डिबेट कर लेते हैं, तो मुझे पूछ तो लेने दीजिए। हाँ तो आप पूछ लीजिएगा, जब आपका समय आएगा आप पूछिएगा। देखिए टाइम किल ना करें रोहित अग्रवाल जी, प्लीज टाइम किल ना करें प्लीज, बहुत जरूरी है। कौशलकांत जी एक सवाल का जवाब दे देना बस। अरे रोहित जी ठीक है, मैं आपको दोबारा से मौका दूंगा, मैं दोबारा से मौका दूंगा, मैं दोबारा से मौका दूंगा सर। वापस आप अपनी बात रखिएगा, अभी बीच में ना बोले प्लीज। कौशलकांत जी जवाब दीजिए सर, आज की इस मीटिंग का मकसद क्या है? रोहित जी, कानपुर में आलू का क्या रेट है, मटर का क्या रेट है, गेहूं का क्या रेट है, पता है आपको?
भाई 20 ये रुपए बेकार किलो के आलू का सवाल रेट करने है, के लिए सुनो, सुनो, बताइए। 20 रुपए किलो सुन आलू का लीजिए। रेट है और 60 रुपए किलो मटर का है। अब जरा गन्ने का रेट हमारे बताओ। हमारे हमारे अब जरा गन्ने का रेट हम- बताओ। हमारे यहाँ तो अरे 30 मित्र, रुपए किलो है, तो मित्र, बेकार की बात है ये सब चलो करने के लिए अगर आप आए हो अच्छा, तो ना। गन्ने का रेट भी नहीं, बदल नहीं, जाता है शहर नहीं 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 शहर से शहर गन्ने का रेट बदल जाता है। ये जो आप इस तरह की डिबेट गन्ने करना का रेट चाहते क्या हो है? ना, ये जो आप गन्ने का रेट क्या है? ये अब जो आप इस तरह की बताइए, डिबेट ऐसे करने प्रवक्ता को लेके आएंगे बैठाने जिसको गन्ने का रेट नहीं पता गन्ना किसान का, तो अब आप बोलने क्या देंगे तभी डिबेट तो करोगे? रोहित जी, बीच बीच में ऐसे ना करें तो प्लीज। गन्ने का रेट बता दो पॉलिटिकल भाई। मंच नहीं है उत्तर सर, प्रदेश में आज गन्ने का ये रेट क्या है? पॉलिटिकल मंच नहीं है, प्लीज इस तरीके से ना करें, डिबेट खराब हो रही है, लोग देख रहे हैं, प्लीज इस तरीके से नहीं। जानना भी तो एक चाहिए मिनट। भाजपा के प्रवक्ता सर आप ही बोलेंगे क्या अकेले? बाकी पैनलिस्ट भी तो है ना, कांग्रेस पार्टी से भी तो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, है ना, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, उनको भी मौका देना है। देखिए इस तरीके से मत करिए, ऐसा ना करें, ठीक है कौशल भी तो होना चाहिए भाजपा के प्रवक्ता कितना पढ़ लिख के आते हैं। सर आप देखिए पर्सनल अरे भाई टिप्पणी साहब, ना मैं करें पढ़ ना, लिख के नहीं आया हूँ, मैं नहीं पढ़ लिख के आया। पर्सनल टिप्पणी ना करें। रोहित अग्रवाल जी डिबेट में रेट तो बता दो, गन्ने का रेट तो बता दो, मटर और आलू का रेट तो हमने एक मिनट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो। ठीक है, एक मिनट जरा। कौशल कांत मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब इस स्ट्रैटेजी के तहत ये आज अच्छा, तो ये गन्ने कहा का रेट गया आप है, नहीं पूछने अमित दोगे शाह, मुझे, मतलब आज रोहित जी प्लीज शांत रहेंगे आप, प्लीज। नहीं, आप मुझे गन्ने का रेट पूछने दोगे कि नहीं पूछने दोगे? नहीं तो आप ही पूछेंगे क्या? प्रवक्ता को गन्ने का नहीं रेट आप ये रेलिवेंट क्वेश्चन है क्या? ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये प्लीज इस तरीके से नहीं चलेगा, मेरी डिबेट में नहीं चलेगा इस तरीके से। रोहित अग्रवाल जी सुन रहे हैं आप? इस तरीके से नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा, टाइम किल कर रहे हैं आप, इस तरीके से नहीं चलेगा, समझ रहे हैं आप? इस तरीके से नहीं चलेगा सर, जवाब मांगने वाले आप टाइम किल कर रहे हैं बिना बात के, ठीक है कौशल कांत जी। अब आज ये कहा गया है कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ते पे एंट्री कर लिया है, गलत दिशा में जयंत चौधरी जा रहे हैं। गन्ना किसान का रेट 350 रुपया है। रोहित अग्रवाल जी यही सोच करके आते हैं क्या? रोहित अग्रवाल जी यही सोच करके आते हैं कि डिबेट खराब करनी किसी की? आप इसी एजेंडे के साथ आ रहे हैं क्या? इसी एजेंडे के साथ आ रहे हैं? हम इसी एजेंडे के साथ आते हैं क्या? आपके प्रोग्राम पे प्लीज इस तरीके से ना करें, मैं फिर से कह रहा हूँ इस तरीके से ना करें, ठीक है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, ठीक है अच्छा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कांग्रेस पार्टी से नेता हमारे साथ यूनुस साहब भी कार्यक्रम में, एक मिनट रोहित अग्रवाल जी फिल्टर डाउन कर दीजिए, रोहित अग्रवाल जी का फिल्टर डाउन कर दीजिए, पीसीआर टीम को कह रहा हूं मैं फिल्टर डाउन कर दीजिए, ठीक है। आगा यूनुस साहब को मैं जरा जोड़ रहा हूं। यूनुस साहब, अब इस सियासी समीकरणों को देखते हुए पश्चिमी यूपी से एक बड़ा चेहरा इमरान मसूद जो कि समाजवादी पार्टी में चला गया, अब कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी इसमें आगे क्या है? देखिए मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी सर जी देखिए, ये जो नूरा कुश्ती जो चल रही है टीवी के ऊपर, ये एक दूसरे को आरोपित करके ये जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने वाले लोग हैं। आज जो है संविधान देश में लागू हुआ, आज के दिन, आज 26 जनवरी का दिन है। आपके माध्यम से पूरे समस्त उत्तर प्रदेश वासियों और देशवासियों को मैं मुबारकबाद देता हूं गणतंत्र दिवस की। आज लोकतंत्र, संविधान, महिला, किसान, युवा, जवान, नौजवान, विरोधी सरकार का अंत 10 मार्च को होने जा रहा है। उसकी पूरी रूपरेखा जनता ने तैयार कर दिया है। ये भाजपा की निकम्मी सरकार, जिसने कभी जनता के मुद्दों पर बात नहीं की, जनता के विषयों पर बात नहीं की, और ये जो बारंबार बात आ रही है कि किसानों के हित की बात, मैं पूछना चाहता हूं पहले भाजपा के प्रवक्ता से, फिर उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा दूसरे पक्ष के लोगों से। भाजपा के प्रवक्ता ये बात का जरूर जवाब दें इस डिबेट के अंदर कि उन्होंने किसानों के साथ वादा क्या किया, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, इस घोषणा पत्र के साथ आपने चुनाव लड़ा था। तो क्या आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किया? आपने कहा 2022 में हम किसानों की आय दूनी कर देंगे। क्या आपने किसानों की आय दूनी की? आपने किसानों को कुचलने का काम किया। गन्ना के दामों में वृद्धि नहीं की। लगभग 16,000 करोड़ रुपए का बकाया आज भी किसानों का है। 14 दिन के भुगतान के वादे के साथ आप सत्ता में आए। आपको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। आप लोग असल में माफी वीर हो। आपके गुरु जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो वो स्वयंभू वीर थे, सावरकर जी, उसी के आप लोग पूरी पौध हो। क्योंकि आप लोगों ने जब कोई काम किया होता तो आज आपके एक बड़े नेता को और हमारे देश के गृह मंत्री को
जनता के बीच में जाके माफी नहीं मांगना पड़ता, इस तरह से गिड़गिड़ा के वोट नहीं मांगना पड़ता, उन्हें अपने मुद्दों पर बात करनी होती। आज ये बात साबित हो गई है, जो उन्होंने जाकर जाटों के बीच में पंचायत की और जो जाटों के बीच में कहा है कि मेरे को तो आपने हमने कभी चलिए ठीक है मैं इस पर जरा जवाब लूंगा। ठीक है जरा जवाब ले लेता हूं यूनिस जी। ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी, इस पर जवाब लूंगा मैं आपसे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच शामली के लोगों का आखिर इस पूरे चुनाव से पहले जाटों के साथ जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद शामली के लोगों का आखिर क्या कहना है, जरा वो दिखाते हैं। तो वोट देंगे हम तो लोग कह रहे कि जो है जाट नाराज है। नहीं, ये तो एक दो लोग हो जाएगा, एक तरफा लोग बात पे साथ है जी, जाट पश्चिम के। आप कौन लोग हो? अरे आप किस जाट? जाट हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हो? पक्का। तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई अमित शाह जी ने, जब जाट बीजेपी को वोट दे रहा है? किसी चिंता क्यों हुई? चिंता की तो कोई बात नहीं, जब आरक्षण आंदोलन और जब एक तरफ सारा फुल हो गए सारा जाट तो कमल के फूल पे है जी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। नहीं, आज अमित शाह जी ने मीटिंग ली, मीटिंग क्यों बुलानी पड़ेगी जब जाट साथ है? नहीं ऐसा है ना, कुछ लोग हैं जो इस तरह के उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है। संपूर्ण जाट हमारे यहाँ के तो सभी जाट कमल के फूल पे हैं। हम भी आज भी हैं, इससे पहली बार भी हम 2014 में भी बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ ही है, तन मन धन से हर तरह से उसके साथ है। ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जैसा सर्वविदित है, पिछले चुनाव में सन 2014 से लेके 17 का चुनाव आया या फिर कोई भी जिला पंचायत जहां भी कमल का फूल हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाट समुदाय पूर्ण रूप से खड़ा है। जाट पश्चिम में कह रहे हैं कि इस बार नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है, कुछ है व्यवस्था ऐसी होती है कि सब जगह दो चार लोग वही दिखाई देते हैं कि हम गठबंधन के साथ है या भाई सपा सरकार के साथ है या लोकदल के साथ है। यहाँ संपूर्ण समाज, जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो पश्चिमी यूपी के जो समीकरण हैं वो मौजूदा वक्त में कुछ बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन उनसे ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं रमेश ठाकुर जी आपके पास आऊंगा। मैं जरा कौशल कांत मिश्रा जी, बड़ा सवाल ये कि अगर जाट नाराज नहीं है, अगर जाट खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो आखिर उसके बावजूद भी क्यों ऐसी बैठकें करनी पड़ रही हैं? एक मिनट यूनिस जी एक मिनट जरा, यूनिस जी जरा सुनिए। कौशल कांत मिश्रा जी, अब जाट अगर नाराज नहीं है, जाट समुदाय अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर पहले के मुकाबले आज भी उसी तरीके से, यूनिस जी आगा यूनुस साहब सुनिए ना, एक एक करके प्लीज। इस तरीके से देखिए, आप भी बहुत पुराने नेता हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, इस तरीके से नहीं करते हैं। प्लीज एक एक करके बात रखिए ना, जनता को जरा सुनने। हाँ, लेकिन ये बीच में बार बोल रहे हैं। नहीं, बीच में कोई नहीं बोलेगा सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि बीच में कोई नहीं बोले। जब एक कोई शख्स अगर अपनी बात रख रहा है तो आप दूसरे को सुनी तो सही, तभी तो आप काउंटर कर पाएंगे। ठीक है सर, यूनिस साहब, जिसके कान के अंदर ऑक्सीजन बिना लोग मर गए। ठीक है, अब जरा जवाब ले लीजिए, जवाब तो सुन लेती है। जवाब, अब आपने सवाल किया, जवाब तो सुनेंगे सर, जवाब तो सुनेंगे सर। यूनिस जी जरा, ठीक है, जरा जवाब सुन लेते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, अब इन ठीक है, ये जो सवाल आपसे किए गए इस पर सवाल का जो यूनिस साहब ठीक है, ठीक है, फेडर डाउन कर दीजिए प्लीज, यूनिस जी का फेडर डाउन कर दीजिए। कौशल कांत मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि अगर पश्चिमी यूपी के अंदर जाट समुदाय आपसे नाराज नहीं है, अगर जाट समुदाय आपसे नाराज नहीं है तो बैठे के क्यों? जवाब दीजिए कौशल कांत मिश्रा जी, फेडर डाउन कर दीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता यूनुस जी, प्लीज। अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, जनता को बड़ी प्रोडक्टिव। देखिए यूनुस जी सुन पा रहे हैं मुझे? यूनुस जी सुन रहे हैं? यूनुस जी सुन पा रहे हैं? ये राजनीति में क्या माहौल चल रहा है सर, ये समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, राहुल है तो डूबा है, राहुल है तो भाग गया है, प्रियंका गांधी छोड़ के भाग गई है, वोडरा के घर में बैठी हुई है, क्या करेंगे? किस तरीके की डिबेट करवा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश की तुम्हें सच नहीं सुन सकते, तुम्हारे कानों में रुई ठुसी हुई है, इसे जनता निकाल फेंकेगी। तो तमीज से बात करने कैसे लेता हो आप? जनता ने फाड़ना शुरू कर दिया है, करोगे, ठीक है,
उसको हम निकाल बाहर फेंकेंगे। ये तुम देखना, तुम्हारा अंत आ चुका है। इतने गिने हुए दर्जे के नेताओं को कांग्रेस ने बना रखा है, किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी भाषा की मर्यादा नहीं समझते हैं। किस तरह के लोगों को उन्होंने स्पोक्स पर्सन बना रखा है, जिन्हें बोलने की तरमीज नहीं है, सभ्यता नहीं है, अकल नहीं है, पता नहीं कहां से अजायब घर से पकड़ के लाए गए हैं। राहुल गांधी केरला में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी इटली में बैठे हुए हैं, ये यूनुस साहब आके यहाँ भावा भावा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अब तुम ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो गेम था खुल चुका है, तुम्हें जाना होगा। अगर आपका भाषण खत्म हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं के लिए तय करो, अपना बुरिया बिस्तर पैक करो। 10 आपने आपका बुरिया बिस्तर तो पूरे देश तुम्हें जाना होगा। तुमने एक हिंदू की बेटी को, तुमने उसको अंत्येष्टि का उसके परिवार को भी हक नहीं दिया। तुम ऐसी नाकारा सरकार हो। तुम्हारा विधायक किस तरह से रेप में आरोपित रहा, तुमने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और तुम्हारे मंत्री का बेटा, उसने किसानों को रोन डाला, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया तुमने। तुम लोग घृणा और नफरत की राजनीति के प्रतीक हो और तुम्हें जाना होगा। हो गया सर, हो गया पूरा यूनिस साहब। हाँ, अब बोलो, तर्क समय बात कर। अच्छा, अब बोल चुके, अब कोई और है भाई, किसी और का सवाल है? और मेरे को सवाल तो बता दो। इतने लोगों ने ये जो बंदर बाट मचाई है, उसमें काम के सवाल चाट तो पूछ लो, मैं उसका जवाब दे दूं। हाँ, बताइए। मुझे तो एंकर की ही आवाज नहीं आ रही, मैं बात किससे कर रहा हूँ? हेलो, मुझसे आ रही है मेरी। हेलो, मान लो मैं एंकर हूँ मैं आपके साथ। अरे आप जैसे लोगों का एंकर बनाते ही नहीं टीवी वाले। उत्तर प्रदेश के आप फिर चालू हो गए, फिर चालू हो गए। कहां से पकड़ के लाए कांग्रेस वाले? चलिए ठीक है, एक मिनट जरा ठीक है, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, लेकिन इसको ना ये इस टॉपिक को जितना ये सीरियस टॉपिक है ना, इस पर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये मुझे नहीं लगता कि सार्वजनिक मंच पर आकर के जिसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के जिस तरीके की शब्दों की भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और जो हाव भाव यहाँ पर नेताओं के नजर आ रहे हैं, प्रवक्ताओं के नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे नहीं नजर आते हैं सर। ये लोगों के बीच में ना एक लोगों के जहन में एक गलत इंप्रेशन बनाती है ये। ठीक है, मैं जरा इसमें रमेश ठाकुर जी को जोड़ रहा हूँ। रमेश ठाकुर जी, अब ये पश्चिमी यूपी की जो सियासत इस वक्त नजर आ रही है, ये बहुत चिंताजनक है। और इसको लेकर के जब जाटों को लेकर के बात होने लग रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि जाट समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है, तो खतरा और डर तो कहीं ना कहीं है। नहीं, देखिए, डिबेट का मुझे लग रहा है इस तरह का स्तर नहीं होना चाहिए। कम टाइम होता है, काफी लोग देखते हैं, तो उसका मुझे लग रहा है डिबेट का कोई सार्थक कोई जवाब निकलना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए। लेकिन आज की डिबेट मुझे लग रहा है उस हिसाब से चल नहीं रहा है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है कि जाट क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इस बार का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2017 में फुल्ली जितना भी जाट समुदाय था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, इसमें कोई दो राय नहीं कहने की। लेकिन इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। इस बार का जो चुनाव है मुझे लग रहा है दो तरीके से अलग है। एक तो प्रचार का तरीका बदला है, और दूसरा सबसे बड़ा जो दल बदल जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, तो नेता और दल ये समझ ही नहीं पा रहे हैं किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें, और कौन जीतेगा कौन, कोई गारंटी नहीं इस बार की। मुझे लग रहा 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, मुझे लग रहा इतिहास में ये पहली बार ऐसे चमत्कार हुआ था जो सबसे ज्यादा जो पहली बार विधायक बनके 259 मेरे ख्याल से 260 के करीब में सदन में पहुंचे थे। अब उनसे उम्मीद है, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नए विधायक थे, पहली बार जो बने थे, उनसे उम्मीद है कि वैसा ही वो कारनामा वो कर पाए। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार की परिस्थितियां अलग हैं। अगर वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुदाय, जो एक बहुत संख्यक जो संख्या है, वो मुझे लग रहा है जाट की है। जाट लैंड उनको कहा जाता है। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय जब तीसरे दौर की जब वार्ता शुरू हुई थी, मुझे लग रहा है आपके किसान और सरकार के बीच में, तो सरकार ने उस समय क्या करा था, कुछ ऐसे संगठन खड़े कर दिए थे आंदोलन के अगेंस्ट में, आंदोलन के पैरेलल जवाब देने के लिए, कि पूरे देश के बाकी संगठन जो हैं किसानों के, वो हमारे साथ में। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए था आंदोलन के ऊपर, कि आंदोलन के लोग इससे थोड़ा सा पीछे हटे, उनको ये लगे कि बाकी तो किसान उनके साथ में है। कमोबेश स्थितियां आज वैसी ही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अगर कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहा है, कोई सभा कर रहा है और जाट के नेताओं को अपने मंच पे जोड़ रहा है, तो उस मंच पे आपको कोई प्रमुख नेता आपको जाट का नहीं दिखाई देगा।
जाट से जुड़े हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन स्थितियां पूरी तरीके से जाट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। नहीं क्यों है इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले तक भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गंभीरता से इधर का जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उसको नहीं ले रही थी। वो अवध में जा रही थी, रोहिलखंड में जा रही थी, वो पश्चिमी दूसरी जगहों पे जा रहे थे। उनको पता था कि यहाँ स्थितियां बहुत गलत है, लेकिन अब वोटरों के ऊपर और दूसरी पार्टियों के दलों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए इन्होंने ये चीजें शुरू करी। अभी थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगा, अगर डिबेट अगर हो, अगर एक कोई सवाल कर रहा है, दूसरा अगर उसका जवाब दे रहा, तो दूसरे को भी तीसरे को भी जवाब देना चाहिए। रोहित अग्रवाल साहब ने से भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछा कि सब्जियों का रेट क्या है, उन्होंने धारा प्रभाव उन्होंने बता दिया। जब उन्होंने गन्ने का रेट पूछा तो वो भटक गए, इधर उधर भागने लगे। मुझे लग रहा है जवाब देना चाहिए। रोहित अग्रवाल को इस समय आरएलडी के नेता के तौर पे नहीं देना चाहिए, एक आम इंसान के तौर पे। एक आम इंसान भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नेता से ये पूछ रहा है कि गन्ने का रेट क्या है, तो उनको बताना चाहिए। अब ये डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं मुझे लग रहा है ये स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। ठीक है, आपको जवाब देना चाहिए। ठीक है, जवाब यहाँ पर देना चाहिए। अब जरा जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, मैं आपसे जवाब लूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से सभी जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं, क्योंकि जब आप किसी भी चैनल पर होते हैं या आप इस तरीके के मंच पर होते हैं ना, तो आप अपनी पार्टी का आईना है, और आप जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरीके से स्माइल कर रहे हैं या जो आप दिखा रहे हैं ना, ये प्रेजेंट करता है कि आपकी पार्टी इस ऐसे इश्यूज पर आप रिफ्लेक्ट क्या करना चाहते हैं। ठीक है, कौशल कांत जी जवाब दीजिए। मेरे से कुल मिला के 2-4 सवाल पूछे गए जो मैं समझ पाया हूं इस जद्दोजहद में, कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन कमेटी आयोग की रिपोर्ट लागू की या नहीं की। दूसरा सवाल मेरे से किया गया कि आय दुगनी हुई या नहीं हुई। तीसरा सवाल मेरे दोस्त ने पूछा कि गन्ने का रेट क्या है। ये 3 सवाल पूछे गए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। तीसरे पे आपने कहा कि तुम होते कौन हो पूछने वाले, ये गलत सवाल है। इस तरीके के देखो, रमेश बाबू, ये घमंड दिखता है। मुझे लग रहा है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ में आपको कह रहा हूँ, ये बड़ा घमंड। ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं। रवि जी, आपको जवाब देना चाहिए। रवि जी, ठीक है, जवाब आपने सवाल पूछा ना मेरे से, मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। कौशल कांत जी जवाब दीजिए सर। रमेश ठाकुर जी सुन तो लीजिए, आपने इज्जत से सवाल पूछा, मैंने उस सारे सवालों को एक्सेप्ट किया, पर इसके पहले का जरा सेक्शन उठा करके जाके लिंक में देख लीजिएगा किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे और किस तरीके से वार्ता हो रही थी। वहां पे पर्पस सवाल पूछना नहीं था, वहां पे पर्पस टांग खींचने की कोशिश करना था, अपने आप को बहुत सुपीरियर बनाने की कोशिश करना था। मैं आपको बता दूं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूं। अब मैं आपसे सुन लीजिए सर, मैं आपसे अपनी फील्ड का अगर एक सवाल पूछ लूंगा कि साहब इस चीज का क्या रेट है, तो आप नहीं जवाब दे पाओगे। ठीक है, कौशल कांत जी, आपके जवाब पे आ जाते हैं। कौशल कांत जी सुनिए, रमेश ठाकुर जी एक मिनट जरा। तो यहाँ पे टांग खींचने की अगर कोशिश हो रही है, तो अगर टांग खींचने की कोशिश। अच्छा, कौशल कांत मिश्रा जी सुनिए ना, सुनिए मेरे सवाल सर सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक, हम इस तरीके से डिबेट नहीं चाहते हैं, एक एक करके बात रखिए, वो बहुत टू द पॉइंट लोगों को भी समझ में आएगी। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज अमित शाह के द्वारा जब ये कह दिया गया कि गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो सही रास्ता आखिर कहां जाता है? सही रास्ता कहां जाता है? सही रास्ता ये है कि जिस तरीके से ये बांटने की कोशिश की जा रही है, हमें सिर्फ यहाँ बैठाने के लिए हम बुलाया था। नहीं, आपने बहुत समय किल कर लिया सर, आपने बहुत समय किल कर दिया। ठीक है, कौशल कांत जी किल नहीं किया, मैं तो सवाल पूछ रहा था, मैंने क्या किल कर दिया? सर आप जरा सुन लीजिए, बैठे हैं यहाँ पे, 1 घंटे बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है आपको। हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया, जवाब सुन करके उसके बाद आप ठीक है, कौशल कांत जी। ठीक, भटकने की बात इसलिए की गई थी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में टिकट बांटा जा रहा है, उसमें धर्म को देख करके टिकट बांटा जा रहा है, जिस तरीके से चीजों को, जो लोग अपराधी रहे, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उसके बाद अगर उनको ये कहना, और ऐसा अगर डाउट है कि वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकने की कोशिश करे, तो समझाना हर नेता का फर्ज होता है। और हमारे यहाँ संगठन ही सेवा है, यहाँ पे प्रधानमंत्री भी पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद प्रधानमंत्री। अच्छा, चलिए ठीक है, यहाँ पे ठीक। अब बात आती है स्वामीनाथन आयोग पे आ जाता हूं। स्वामीनाथन आयोग पे जो गन्ना के कृषि के 3 कानून बनाए गए थे, उसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने जल्दी से बात कोशिश की गई थी, कोशिश की गई थी, जिसको
किसी भी वजह से चूंकि लोग सेटिस्फाई नहीं थे, बहुत सारे लोग उसको अपोज कर रहे थे, इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं करने। अब बात आती है आय दुगनी कैसे, अरे सुन तो लीजिए साहब, आय दुगनी कैसे की, आय दुगनी, माफी मांगी प्रदेश से, किस चीज से? आपने झूठा वादा किया था, माफी मांगे देश से माफी मांगिए। किस चीज के लिए माफी मांगू? अरे देश को नमस्कार करता हूँ, देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। माफी मांगते हैं वो लोग जो गलती करते हैं, वो लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं, वो लोग जो देश को बांटते हैं, वो लोग हिंदू और हिंदुत्व फर्क करते हैं, वो लोग माफी मांगेंगे। मैं नहीं मांगूंगा। यूनिस जी सुनिए ना, सुनिए एक एक करके प्लीज, इस तरीके से नहीं। ठीक है सर, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं जरा इसमें रोहित अग्रवाल जी को जोड़ रहा हूं। ठीक है सर, हाँ मैं वापस लौटता हूं, वापस से आप जवाब दीजिएगा, आप तैयार रखिए, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन रोहित अग्रवाल को मैं जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद मैं वरुण जी आपके पास भी आता हूं। रोहित अग्रवाल जी, अब बड़ा सवाल तो यह है कि जाटों को लेकर के बड़ा पशुपेश की स्थिति जो नजर आ रही है, सीटों के एलोकेशन को लेकर के विरोध खत्म हो चुका है क्या? मुझे फिर से वापस किए, देखिए उनको जाट मत कहिए, वो किसान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर जो आंदोलन के अंदर जो लोग थे उनकी जाति जाट जरूर थी, पर हमको जाट नहीं कहना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये सब करे अच्छा लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा हम सब जानते ही हैं, हमने देखा ही, अभी इस डिबेट में भी देखा हमने इनका चाल चरित्र चेहरा। तो कम से कम देखिए, जब देश वो तो पब्लिक को डिसाइड करने दीजिए कि चाल चरित्र चेहरा किसका कैसा है। हम बात कर रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस का दिन है, कम से कम जाति के नाम पे राजनीति मत करिए, धर्म के जाति के नाम पे राजनीति करने वाले लोग आज कौशलकांत जी प्लीज एक एक करके सब जानते हैं कितना राष्ट्रवाद आपके अंदर है, कि कृपया करके किसानों को। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ रोहित अग्रवाल जी, और कृपया करके कैंडिडेट्स को लेकर के कोई मतभेद तो नहीं है? मुस्कुराने पे तो व्यंग मत करो महाराज। आज 5 साल में ये स्थिति आ गई है कि अगर मैं डिबेट में बैठ के मुस्कुरा रहा हूं तो यहाँ पे लोगों को कहना पड़ रहा है कि लोग डिबेट में बैठ के मुस्कुरा रहे थे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने जरूर बुलडोजर चलाया, मैं मानता हूं, उन्होंने किसानों को रौंद दिया, इनके टेनी जी के बेटे ने किसानों को रौंदने का काम किया, लेकिन अभी विपक्ष जिंदा है, अभी विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है, प्रदेश की जनता के साथ खड़ा है। कम से कम इतना तो हक दे दो कि हम मुस्कुरा सके। हमें पता है कोरोना काल के अंदर हमारी जनता कैसे रो रही है। विपक्ष तो कह रहा है ना कि परेशान है, हमें पता है ऑक्सीजनों की लाइन में कैसे लगी थी। कौशलकांत मिश्रा जी कह रहे हैं वो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर है तो उनको पता होगा किस तरीके से ऑक्सीजनों की लाइन में जनता को लगना पड़ा था, किस तरीके से अस्पताल की लाइन में लगना पड़ा था, किस तरीके से दवाइयों की लाइन में लगना पड़ा था, यहाँ तक कि शमशान की लाइन में लगना पड़ा था जनता को। तो मुझे लगता है कि कम से कम अब इतना जुल्म करने के बाद हमारी मुस्कुराहट तो मत छीनो महाराज। अगर आप मेरी बात पर जा रहे हैं ना सर, तो मुझे लगता है कि आपको बात शायद चुभ गई है। हालांकि उस वक्त मैंने तो बोला भी नहीं था। नहीं, मैंने बोला है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस शैली में आप थे ना, उसी वजह से मैंने आपको बोला था। खैर मैं उससे आगे बढ़ जाता हूँ। खैर आपको बात चुभिए, लेकिन जो जरा जवाब लेता हूँ, उसके बाद वरुण जी आपसे जवाब लेता हूँ। कौशलकांत जी जवाब दीजिए। 10 सेकेंड हाँ जल्दी से 5 साल के जुल्मों को सहने के बाद जनता को आज ये मौका मिला है कि वो मुस्कुरा के ईवीएम की लाइन में लग के और इन झूठी सरकार को विदा कर सके। रोहित जी मैं ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद वरुण जी और उसके यूनिस जी आपके पास आऊंगा। मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं। रोहित जी और मेरे मित्र रमेश जी ने मेरे से सवाल पूछा था। भैया मैंने नहीं पूछा सवाल, मैंने नहीं पूछा सवाल यार। ट्रांसफर किया ना? नहीं मैंने नहीं पूछा। मैं अगर पूछूंगा जीडीपी की क्या इस समय स्थिति है तो आप बताना। ₹350 पर क्विंटल गन्ने का रेट है। हाँ पहले 325 रुपए कुंटल था सरकारी रेट एमएसपी पे, आज 350 रुपए पर कुंटल सरकारी रेट। नहीं गूगल करने ठीक है, बढ़ गया। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ भैया, मैं कोई गन्ने का व्यापारी नहीं हूँ ना, और ना ही मैं गन्ने का एक्सपर्ट हूँ। मैंने तो खुल करके कहा। अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर आदमी आज नॉलेज इकट्ठा करके ही बैठा है। हाँ, यहाँ पे कोई किसान नहीं बैठा हुआ है। रोहित अग्रवाल जी जाट की बात कर रहा है और खुद जाट नहीं है। वरुण शंकर शुक्ला जी, हर आदमी पढ़ लिख कर ही आता है। वरुण शंकर शुक्ला जी, अब आपको लगता है कि जो गठबंधन है आपका बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, या बीजेपी इससे पहले जो 2017 के अंदर काउंटर करके? सर ठीक है रोहित जी, ठीक है वरुण जी हैं आप सुन पा रहे हैं? हमारे ठीक है, हमारे भाई है, कौशलकांत जी हमारे लिए भारतीय भाई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के चलिए चला रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। वरुण जी को शामिल कर रहा हूं जरा। वरुण जी को, रोहित जी जरा सुन लीजिए, आपके सहयोगी हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। वरुण शंकर जी, अब सवाल तो ये है कि बीजेपी एक तरफ कह रही है कि हमने जो पहला जो प्रदर्शन था
उसमें हम उसको आधार बना करके चल रहे हैं, उसमें बीजेपी को बहुत हद तक समर्थन मिला था। आप कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हुआ, जिस तरीके से चीजें हुई हैं उससे बहुत हद तक जो किसान है वो नाराज है और पश्चिमी यूपी के खास करके किसान नाराज नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कहीं कोई गुंजाइश है कि आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी है उसको इसका कुछ हद तक फायदा मिले, बेनिफिट मिले? जल्दी से जवाब। ये तो लाजमी है कि पूरा फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी को ही मिलेगा, क्योंकि एक ही विकल्प है। उत्तर प्रदेश में जो फाइट है वो है समाजवादी पार्टी आरएलडी वर्सेस बीजेपी, और जनता को यह पता है कि जिस तरीके की सोच समाजवादी पार्टी की है, जो विजन है, आप मैं पूरी बात खत्म कर लीजिए, ठीक है, जो सोच जिस डेवलपमेंट के एजेंडा के साथ जा रहे हैं वो केवल समाजवादी पार्टी में और हमारे लीडर माननीय अखिलेश जी में ही मौजूद है। और 10 मार्च को दिख जाएगा कि जनता किसके साथ है। अब देखिए, जब अभी स्मृति ईरानी आई थी तो किस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से भगाई गई, किस तरह से लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। और जब इनका अभी इससे 1 महीना पहले अमित शाह की रैली थी तो कोई लोग ही नहीं आ रहे, कोई इंसान ही नहीं आ रहा, तो प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इधर पीडब्ल्यूडी को बोला जा रहा है कि जनता को लेकर आइए, पैसे देकर जनता बुलाई जा रही थी, तब भी भीड़ नहीं आ पा रही थी। तो ये पैसे से बुलाकर के भीड़ से ये समझ गए कि इस तरीके से तो अब प्रचार भी नहीं हो रहा। आप कितना झूठ बोलोगे? 4.5 साल में उत्तर प्रदेश नंबर 1, सबका साथ, सबका विकास, ये केवल सबके साथ धोखेबाजी हुई है। ये केवल और केवल कुछ लोगों का विकास हुआ है जिनके नाम पे एयरपोर्ट बन गए हैं, जिनके नाम के बड़े बड़े उद्योगपति, जिनके मंडियां बन गई हैं, केवल उनका विकास हुआ है। जो आम इंसान है, सारे आप डेटा देख लीजिए, एनसीआरबी का देख लीजिए, सीएमआई का देख लीजिए, हर जगह तो उत्तर प्रदेश डाउन है। उस पर किसी को चर्चा नहीं करनी। तो हम लोग इधर बैठ के बोल सकते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अमित शाह आज ये रैली की, आज उनके साथ बैठे, लेकिन जो आने वाला चुनाव है वो जमीनी मुद्दों पे लड़ा जाएगा। वो लड़ा जाएगा महंगाई पर, वो लड़ा जाएगा कि किस तरीके से बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई है, किस तरीके से लखीमपुर हिंसा में अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, डीएपी क्यों अभी तक इतनी महंगी हो गई है, जो आवारा गौवंश है। ऐसे जमीनी मुद्दों पर जो वर्तमान सरकार है वो विफल हो चुकी है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर आम इंसान वोट करेगा। मैं जरा एक जल्दी से सवाल आपसे कर रहा हूं, उसके बाद मैं यूनुस जी के पास जाऊंगा। आप कह रहे हैं कि ये जो मुख्य मुकाबला है ना, ये बीजेपी और आप समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है उसके बीच में हो रहा है। क्या इसमें कांग्रेस पार्टी नजर नहीं है? इस रेस में है ही नहीं कहीं से कहीं तक। देखिए, कांग्रेस पार्टी से तो देखिए वो बिखर रही है। ये बीएसपी कांग्रेस, ये तो बिखर के आप देख लीजिए, कोई इधर ज्वाइन कर रहा है, कोई उधर ज्वाइन कर रहा है। अभी समाजवादी पार्टी में आ गए इतने सारे विधायक। तो ये तो साफ दर्शा रहा है कि एक बिखरी हुई पार्टी, उसके ऊपर चर्चा करना भी एकदम वक्त जाया करने की बात है। केवल और केवल समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। और आप जिला पंचायत में चुनाव देख लीजिए, सबसे रीसेंट इलेक्शन जो हुआ था, जिसको हम सेमीफाइनल बोलते हैं, जिला पंचायत में आप पश्चिमी क्षेत्र में सब हार गए, बीजेपी हार गई थी। आप मुझे बताइए कि आपके सदस्य क्यों नहीं बने जिला पंचायत के चुनाव में? तो ये हकीकत है, जो जमीनी मुद्दे हैं उस पे ये सरकार विफल हो चुकी है। किसान इस बार बहुत त्रस्त है, कोई भाई डरा हुआ है। ये एमएलए तो जाना नहीं चाहते, ये गांव-गांव में जाते हैं तो पीटे जाते हैं। इनसे आप क्या सवाल पूछो? आप इधर प्रवक्ता आके कुछ भी बोलेंगे, यही एक रटा रटाए जुमला है, सबका साथ, सबका विकास। फिर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? 80, 20, 3/4। हाँ, और फिर देखिए किस तरीके से पोलराइज करा जा रहा है। ठीक है, जरा जल्दी से मैं एक रिएक्शन यूनुस जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं कौशल कांत जी आपसे जवाब लूंगा। यूनुस जी, जरा जल्दी से जवाब दीजिए। इस रेस में आप है ही नहीं। मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं लीव कर रहा हूं। हाँ, मुझे माफी दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद। ठीक है यूनुस जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। इस रेस में है मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था और इनका अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनको कुछ जानकारी ही नहीं है कि इन्होंने इनके शासन में 2012 से 17 का मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये ऐसी सरकार निकली थी, निकम्मी सरकार, जिसने देखिए ये सब शब्द इधर नहीं, देखिए इस तरीके शब्दों का चयन सही से नहीं, आप बोले आप इधर बैठे हैं तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आपकी जो पार्टी है, अब वो देखिए ये क्या है, ये इस तरह की शब्दावली आप प्लीज इधर। अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है यूनुस जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, जल्दी से। इनको मालूम नहीं कि ये संवैधानिक दायरे के अंदर का शब्द है, और ये जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर ये शब्द इस्तेमाल होता है। मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि इनको बताना चाहिए प्रदेश को कि 2016-17 के आखिरी बजट में इनकी सरकार ने, अखिलेश जी की सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए खर्च तक नहीं किए। जनता त्राहिमाम कर रही थी। आप गूगल उठा के देख लीजिए, मैं आंकड़े अभी भेज दूंगा। और कि ये नहीं, अभी आप जवाब दीजिएगा, अभी रुक जाइए, ठंड रखिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा पानी पी लें ठंडा। अभी आपने ये कहा कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। आप जो है भाजपा में हो चुके हो,
आपने भाजपा के लिए अपनी एक लाइन खोली, अब आप समाजवादी विचारधारा से खत्म हो चुके हो, बस आपके पास एक टोपी बची है, उसके लगाते रहिए। आप भाजपा में हो चुके हो और आप बताइए कि आपने कोरोना काल में आप लोग कहां छुपे बैठे थे? आपका एक नेता, मैं अलीगढ़ की धरती से आता हूं, आपका एक नेता मुझे जमीन पर नहीं दिखाई दिया जब ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, त्राहिमाम कर रहे थे। मैं खुद 3200 ऑक्सीजन रिफिल मैंने जनता को दिया। अच्छा, मैं एक जरा जल्दी से, ठीक है यूनिस जी, ठीक है, कौशल कांत जी, जरा जल्दी से एक लाइन में जवाब लेना चाहता हूं। जयंत चौधरी साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे न्योता देने से कुछ नहीं होगा। किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा जो लोग शहीद हो गए उनको आपको न्योता देना चाहिए था, उन परिवारों को आपको बुलाना चाहिए था। कौशल कांत जी जरा जल्दी से जवाब। यूनिस जी समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। कौशल कांत जी जल्दी से एक लाइन में जवाब। इटली घूम के आ गए? अरे तुम 5 साल बाद आ गए, इटली घूम के आ गए राहुल भैया। चलिए माफी के साथ रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन पश्चिमी यूपी की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। देखना यही है कि इसमें फतेह किसको मिलती है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।